डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करनी द लर्निंग ऐप। करनी द लर्निंग ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साइंस एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं सबका। तो बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है हमारी टीम की तरफ से। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से आप लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एजुकेटर यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्लास 9 to 12 का फर्स्ट फेज़ जो है वो लॉन्च हो चुका है और नेक्स्ट 6 से 9 का फेज़ भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग आराम से अपने नियर डियर को भी बता सकते हो उस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वो भी जो है एक क्वालिटी एजुकेशन को जो है ग्रहण कर सके। बहरहाल मैं आता हूँ अपने इंट्रोडक्शन पे। तो आई एम महावीर पारिक एंड आई हैव मेंटर्ड एंड नर्चर्ड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट 4 or 5 years and now I'm on this platform and I will teach you science and that part of science which is known as physics। तो साइंस का वो पार्ट मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा जो कि फिजिक्स है। तो साइंस 3 पार्ट मेजरली आपके सिलेबस में है, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और चौथा अगर इसको कहते हैं तो वो है एनवायरनमेंट। तो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ क्लास 9 का। अब यहाँ पर केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की जो फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे स्टार्टिंग के चैप्टर केमिस्ट्री और प्लस बायो के। मैं आपको फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कवर करवाने वाला हूं, जिसमें मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, साउंड, ग्रेविटेशन, ये सारे चैप्टर जो है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 से। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं अपना टॉपिक, और वो है मोशन, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8। अब मोशन से आप लोग क्या समझते हो? मोशन को अगर अपन शुद्ध हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है गति। मोशन, गति। यहाँ से एक माइंड में एक इमेज बन रही होगी कि जो हम आसपास देखते हैं, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, कोई भाग रहा है, कोई घूम रहा है, कोई दौड़ रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है? मोशन है। मोशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है या वो मोशन में है अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। यानी कोई इंसान आपके सामने खड़ा है और कुछ देर बाद वो जहां खड़ा उससे थोड़ा भी इधर हुआ है या इधर उधर हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि वो मोशन में है, यानी वो रेस्ट पे नहीं है। अगर टाइम के साथ किसी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो तो हम उसको कहेंगे कि वो रेस्ट पे है, और अगर टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो किस पे है? मोशन में है। अब मोशन कई तरीके की हो सकती है, कई तरीके की, मतलब कि मैं यहाँ पर शक्तिमान देखा है, वो जो घूम रहा है वो भी एक तरह की मोशन है, आप दौड़ रहे हो वो भी एक तरह की मोशन है, घड़ी का पेंडुलम जो इधर उधर होता रहता है वो भी एक तरह की मोशन है यानी गति है। और जैसे फुटबॉल वगैरह को अगर आप लुढ़काते हो तो वो लुढ़क घूमती भी है और आगे भी जाती है, तो वो भी एक तरह की मोशन है। तो सबसे सिंपलेस्ट मोशन वो जो हम नॉर्मली लाइफ में देखते हैं कि कोई सीधा चल रहा है, रेक्टिलिनियर, एक डायरेक्शन में चल रहा है, वो सबसे सिंपलेस्ट मोशन कही जाती है। उसके बाद अलग अलग टाइप्स की मोशन हो सकती है। कहने का मतलब कोई किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कैसे भी चेंज हो सकती है। लाइक यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और कुछ टाइम बाद वो यहाँ चला जाए, तो हम कहेंगे कि भाई ये मोशन में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पहले टाइम पे यहाँ था और अब यहाँ है, यानी टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होगी। फिर मैंने देखा कि ये जो है एक बार ऐसे गया, या फिर मैं यहाँ पर हूँ और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? दूर तो नहीं जा रहा है, पर वो फिर यहाँ आ गया, थोड़ी देर में यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, इस तरह से आ गया। यानी वो मेरे चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, यानी रिवॉल्यूशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये जिस तरह से जैसे ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, यानी सर्कुलर टाइप की मोशन कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मोशन जो है किसी एक तरीके की हो, बहुत तरीके की मोशन होती है। कुछ मोशन के बारे में हम अभी आपको बताने वाला हूँ।
कि कौन कौन से जो आपका मोशन के टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी एक ही डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट चल रहा है। अभी मैं चैप्टर पे नहीं आया हूं, अभी सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे हैं कि भाई होता क्या है मोशन। रेक्टिलिनियर जैसे एक आदमी दौड़ रहा है, हम नॉर्मली देखते रहते हैं रनिंग ट्रैक वगैरह पे। यहां पर इसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ये जो घड़ी का सुइया है ये इस तरह से घूमती रहती है। ये जो निडल है इस वॉच की, ये इस तरह से मोशन करती रहेगी, ये दूर कहीं नहीं जाएगी, बस टाइम के साथ साथ इस तरह से घूमती रहेगी। तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, हिंदी में बोला जाता है वर्तीय गति। ओके, अब ये फुटबॉल है तो ये फुटबॉल घूमती भी है और आगे भी चलती है। यहां सिर्फ घूम रही थी ओनली, यहां पे सिर्फ आगे चल रही थी, अब ये फुटबॉल घूम भी रही है और आगे भी चल रही है, आप देखते रहते हो। तो इसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। कौन सी मोशन बोला जाता है? रोटेशनल मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन, थर्ड रोटेशनल। रोटेशनल में क्या हो रहा है? घूम भी रहा है और चल भी रहा है, या सिर्फ चल रहा है या सिर्फ घूम रहा है, या घूम भी रहा है चल भी रहा है। और इसको बोला जाता है आपका ऑक्सीलेटरी मोशन, यानी दोलन कर रहा है ये टाइम के साथ। जैसे घड़ी का पेंडुलम होगा, वो इतना इधर जाएगा इतना इधर जाएगा, ऐसे इस तरह से एक किसी भी इस पोजीशन के अबाउट वो ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो इसको बोलेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन। हिंदी में बोला जाता है दोलन गति। किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के या पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जो है वो इस तरह से ये मोशन करता रहता है। तो ये हो गया भाई मोशन के बारे में कि टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो मोशन में है। और टाइप ऑफ मोशन हमने यहाँ पे देख ली कि अलग अलग तरीके से मोशन हो सकती है, यानी गति हो सकती है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर। An object may appear to be moving for a person and stationary for some other. For the passenger in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backward. A person standing on the roadside perceives that the bus along with the passenger are moving. However, a passenger inside the bus see his fellow passenger to be at rest. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसको समझिए इस पैराग्राफ को, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक के लिए मोशन में हो सकता है और दूसरे के लिए रुका हुआ भी हो सकता है। फिजिक्स के अंदर ये चीजें बहुत काम आने वाली है, जिसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये एक पेड़ है, ये पेड़ एक आदमी के लिए तो रुका हुआ हो सकता है यानी रेस्ट पे हो सकता है, और दूसरे आदमी के लिए मोशन में भी हो सकता है। आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक ट्रेन है और ये ट्रेन यहां से जा रही है इस तरह से। इसके अंदर आप खिड़की पे बैठे हो, तो जैसे ही ट्रेन आगे जाएगी आपको क्या लगेगा कि पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। हमने देखा होगा बचपन में जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं सच में जा रहे हैं, फिर अब धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क हो जाता है। क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ मूव होती है तो हमें लगता है कि सारे के सारे पेड़ जो भी खड़े हैं, पत्ते, खंबे, वो सारे इधर जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसी पेड़ के पास एक आदमी खड़ा है, क्या उसके लिए पेड़ कहीं जा रहा है? आप खुद देखना, आप बस के अंदर नहीं हो, आप बाहर हो पेड़ के नीचे, बस चली गई है, आपके लिए वो पेड़ आपके पास ही रहेगा। बस वो जो बस में बैठा है ना, उसको ये लगेगा कि पेड़ पीछे जा रहा है। यानी अगर मैं दो आदमी की बात करूं, एक जो बस में बैठा है या ट्रेन में बैठा है और एक जो जमीन पे खड़ा है पेड़ के पास, जिसको मैं बोलता हूं बी, तो बी के लिए तो ये पेड़ रेस्ट में है, लेकिन इस ए के लिए ये पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। यानी एक ही ऑब्जेक्ट दो लोगों के लिए मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है। यहां पर ये चीज समझने वाली बात है कि हम देख कहां से रहे हैं, और इसको बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से आदमी नोटिस कर रहा है उस चीज को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला जाता है?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी अगर मैं इस ग्राउंड फ्रेम में यानी जमीन पे खड़ा हूं तो मेरे लिए ये वाला आदमी जो है वो ये वाला पेड़ रेस्ट पे है, लेकिन अगर मैं बस में बैठ के बस चल रही है तो मेरे लिए ये पेड़ मोशन में है, ये इधर जा रहा है। और यही यहां पर कहा है। फिर इस बस में दो लोग बैठे, एक मान लेते हैं राम है, एक मान लेते हैं श्याम है, और यहां पर जो है वो कोई लड़का खड़ा, लेट्स से प्रदीप। अब प्रदीप के लिए अगर ये बस चल रही है तो राम भी चल रहा है और श्याम भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन किसको कहते हैं? मोशन कहते हैं किसी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाए। क्योंकि प्रदीप के लिए पहले मान लो कि बस यहाँ थी तो राम यहाँ सामने था, थोड़ी देर बाद बस यहाँ चली गई तो अब राम यहाँ आ गया, तो प्रदीप के लिए तो टाइम के साथ चेंज हो गई ना पोजीशन। लेकिन प्रदीप के लिए राम भी मोशन में है और श्याम भी मोशन में है, पर राम के लिए न श्याम चल रहा है ना श्याम के लिए राम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सामने ही बैठे, आप बस में बैठे हो, आपकी सीट सामने जो बैठा है क्या वो भागता हुआ दिखता है आपको? आपको तो ऐसा ही लगता है ना कि वो पूरे दिन आपके सामने ही बैठा है। क्या उसकी पोजीशन चेंज होती है? मतलब आपके बीच की जो दूरी मान लो 2 मीटर है तो हमेशा वही रहती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला आदमी इसके लिए तो रेस्ट पे है पर इसके लिए मोशन में है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रदीप के लिए दोनों चल रहे हैं पर आपस में दोनों के लिए दोनों रेस्ट पे है। राम के लिए श्याम रेस्ट में, श्याम के लिए राम रेस्ट में, क्योंकि वो दोनों पूरे दिन एक ही सामने बैठे हैं, बस ऐसे चल रही है, दोनों चल रहे हैं। लेकिन तीसरा जो सामने देख रहा है उसके लिए ये दोनों आगे चल रहे हैं, तो इसके लिए किसमें? मोशन में। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा कि मोशन का मतलब जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकल मोशन में है तो सबके लिए मोशन में है या सबके लिए रेस्ट पे है। वो एक जने के लिए रेस्ट पे हो सकता है, दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है। ओके, अब यहां पर दो फ्रेंड्स हैं जो साइकिल पे जा रहे हैं। लेट अस से ये ए है और ये बी है, और यहां पर एक आदमी है सी, वो इनको देख रहा है। तो मुझे बताओ ए के लिए दोनों की स्पीड बराबर है, यानी दोनों बराबर एक साइड में ऐसे बराबर स्पीड से चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम पास में। ये दोनों हाथ कैसे जैसे चल रहे हैं। तो बताइए ए के लिए बी मोशन में है या रेस्ट में है? सोचिए अपनी स्क्रीन को पॉज करके, क्या ए के लिए बी मोशन में है या रेस्ट में है? ओके, तो क्योंकि ए को तो बी हमेशा अपने सामने ही दिखेगा यहीं पे, है ना, क्योंकि जितना बी आगे जाएगा उतना ए भी आगे चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच की पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी और दोनों की स्पीड बराबर है, यानी आगे पीछे भी दोनों होंगे नहीं। तो ये देखो मेरा ये हाथ और ये हाथ ये हमेशा ऐसे ही चल रहे हैं, तो भाई इस हाथ के लिए ये दूसरा वाला हाथ तो हमेशा सामने ही है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ए के लिए जो है वो बी रेस्ट में है, पर सी के लिए बी और ए दोनों चल रहे हैं, क्योंकि सी अब यहाँ है, गाड़ी यहाँ, थोड़ी देर बाद साइकिल आगे चली जाएगी, तो बी के लिए तो पोजीशन चेंज हो गई है ना। तो बी के लिए क्या है, मतलब इस सी के लिए दोनों मोशन में है, और ए और बी आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है। आपस में क्या है, रेस्ट में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। और बहुत सी मोशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। बड़ी बड़ी क्लासेज में जब आप जाओगे तब पढ़ोगे कि ऑक्सिलरी मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है, रोटेशनल मोशन क्या होती है। जब आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे 11th-12th में, तब उन मोशन का जो है आप स्टडी करोगे। अभी तक आपके सिलेबस के हिसाब से रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन ही आपको दिया हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हो उनको। चलिए, most of the motion are complex. Some objects may move in a state, other may in a circular path, some may rotate, and a few may vibrate, and they may situated involving the combination of these. अब यहाँ पर कह रहा कोई घूमता है, कोई चलता है, कोई चलता भी है, कोई घूमता भी है, कोई वाइब्रेट करता है, कहीं सब कुछ करता है, चल भी रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है, घूम भी रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी मोशंस होती है। बट हम जो जनरली आपके इस सिलेबस में स्टडी करने वाले हैं वो थोड़ा सा सर्कुलर का करेंगे, बाकी स्ट्रेट लाइन मोशन का करेंगे, यानी एक डायरेक्शन में जो चल रहा है उसके बाद। चलिए ओके,
अब किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक पॉइंट की जरूरत होती है, मोशन के अंदर एक पॉइंट की जरूरत होती है जिसे बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। क्या बोला जाता है? रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है मोशन में किसी की पोजीशन को बताने के लिए। मैं ये कहता हूं कि ये है ए और ये है बी, तो मैं ये कहूंगा, अगर मैं नक्शा बनाऊं तो नक्शे में ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, मैप के अंदर ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो मुझे अगर बी की पोजीशन बतानी है किसी तीसरे आदमी को कि बी कहां रहता है, और उस आदमी को ए का पता है लेकिन बी का नहीं पता है, उस आदमी को ये पता है कि ए कहां रहता है पर बी का उसको नहीं पता है, मुझे उसको बी की पोजीशन बतानी है, ए के रेस्पेक्ट में बता पाऊंगा फिर मैं, तो मैं उसको क्या कहूंगा कि बी जो है वो ए से 5 किलोमीटर उत्तर में रहता है, यानी नॉर्थ में रहता है। किधर रहता है? 5 किलोमीटर नॉर्थ में रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे ए की पोजीशन पता है, मुझे ए की पता है कि ए कहां है। अब ए के पास मैं जाऊंगा और वहां से मुझे किसी ने कह दिया है कि बी उससे उत्तर में 5 किलोमीटर रहता है, वहां से मैं रास्ता पकड़ूंगा और बी के पास चला जाऊंगा। पर मुझे बी को बताने के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट जरूरी था, वो कौन सा था? वो ए जरूरी था। तो इस तरह से पॉइंट को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट, और नॉर्मली जो हम उसको कहेंगे ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओरिजिन। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैं किसी की भी पोजीशन बता सकता हूं आराम से। ये मैं बोलता हूं कि 5,0 है, मतलब ये यहाँ पे है। मैं कहूंगा 2,3 है, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर x में 2 है और y में 3 है, यानी यहाँ पर कहीं पर है। कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्पेसिफाइड पॉइंट की जरूरत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। ओके, तो आगे जब भी मैं किसी की भी पोजीशन बताऊंगा तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताऊंगा। ओके, अब यहां पर हम आते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यही हमारा आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में चलेगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखा में गति। एक सरल रेखा, हिंदी में बोला जाए तो सरल रेखा में गति जिसको कहा जाता है, यानी एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी पे जा रहा है, फिर यहाँ पर सी पे जा रहा है, फिर डी पे जा रहा है, पर जा सरल रेखा में रहा, मतलब ऐसे स्ट्रेट गया फिर गया फिर गया ऐसे। तो इसको क्या कहा जाता है? सरल रेखा में गति, है ना यार। इसी के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले। ओके, अब इसमें सबसे पहला आता है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है राइट अबाउट डिस्टेंस या डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पर पहला यहाँ पर टर्म आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब हिंदी में आप समझ के होंगे दूरी। क्या होता है? दूरी है। और दूरी से मोटा मोटा ये समझ में आता है कि हम जितना चले हैं, अगर उत्पात की लंबाई, उस रास्ते की जो लंबाई है वही दूरी है। मैं ये कह दूं कि ये मेरा घर है यहाँ पर और ये मेरा स्कूल है, और कोई कह दे कि इनके बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। यानी आप जितने रास्ता तय करोगे उसकी जो लंबाई है उसी को हम दूरी कहते हैं। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको अंडरलाइन करना है वो ये है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। पाथ की टोटल लेंथ जो है, जितना भी आप चले हो उस सब को जोड़ दिया जाए उस लंबाई को, तो वो बन जाती है डिस्टेंस। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ,
टोटल लेंथ ऑफ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, पाथ ट्रेवल, यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क निकालेगा, यहीं से कॉन्सेप्चुअल बातें आएगी। अब मान लीजिए कि ए यहां है और बी यहां है, और 3 लोगों को कहा कि ए से बी जाना है, तो ए थोड़ा क्या है, घुमक्कड़ है, वो अपने दोस्त के पास जाएगा और घूमेगा और चाय पानी पिएगा और वो आराम से पहुंचेगा। तो ए 5 मीटर इधर गया, यहाँ पर उसको अपना एक दोस्त मिल गया, वहां उसने गप्पे वप्पे मारी, फिर रुका, फिर आगे गया यहाँ पर, फिर चाय वाय पीने बैठ गया यहाँ पर, 10 मीटर और गया, और फिर यहाँ बी के पास आ गया, 5 मीटर और आ गया, है ना, वो उसने ये रास्ता तय किया। तो कोई कहेगा यहां से, ये आदमी है जिसको मैं मान लेता हूं x, तो कोई कहेगा भाई x के लिए दूरी क्या है, x से कोई आके पूछेगा कि a से b तक की दूरी बताओ भाई, तुम्हारी बाइक बताओ, उसमें जो है ऑडोमीटर है वहां पे लिखा हुआ है डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो उसमें कितनी आएगी, उसमें तो वही आएगी ना भाई, जिधर वो घूम के गया है तो भले ही गया हो, ज्यादा दूरी तय की तो ज्यादा ही आएगी। तो अगर x से कोई पूछेगा कि भाई साहब a से b के बीच की दूरी क्या है, तो x कहेगा साहब 5 मीटर तो ये और 10 ये, टोटल जो पाथ चला है उसकी लंबाई मुझे बतानी है, उसकी लेंथ बतानी है। तो 5 and 5 कितना हो गया, 10 and 10 20, यानी x कहेगा कि 20 मीटर है। आगे बात करेंगे कि मीटर किलोमीटर ये सारी, अभी मैं मीटर में बात कर रहा हूँ, आगे जब इसकी यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा तो सब बताऊंगा आपको। तो x कहेगा कि भाई 20 मीटर है। फिर y को भेजा, y बहुत सीधा साधा बच्चा है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल सीधा गया यहां से, और उसको लगे मान लेते हैं 12 मीटर। तो y से पूछेगा भाई डिस्टेंस बताओ, y कहेगा मेरे लिए 12 मीटर है। अच्छा, एक z से कहा, z बेवकूफ है, z पहले इधर चला गया 10 मीटर, फिर 5 मीटर इधर गया, फिर 20 मीटर इधर गया, और फिर 5 मीटर इधर गया, इस रास्ते से गया वो घूमते हुए, पता नहीं हेलमेट नहीं था तो घूमते हुए गया होगा इस तरह से। तो 10 and 5 15 और 20 आपके हो जाए 35 and 5 40। तो अगर आपसे कहेंगे जेड के लिए, तो जेड के लिए आपका हो गया 40। यहां से आपको माइंड में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसा रास्ता जिसने तय किया है, उस टोटल रास्ते की, उस टोटल पाथ की जो भी लेंथ है उसका सम जो होता है वो आपके इक्वल आता है, किसके, डिस्टेंस के इक्वल। तो डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां से क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं SI यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट का मतलब भाई इसको मापेंगे कैसे। मैं ये कहूंगा कि मेरा घर जो है आपके घर से 15 है, अब वो 15 क्या है, क्या वो 15 मीटर है, वो 15 इंच है, 15 किलो है, 15 फीट है, 15 सेकंड है, क्या है। फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताऊं तो वो मतलब ही नहीं है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसका मतलब ही नहीं है। फिजिक्स में उसको हटा ही देते हैं, फिजिक्स में उसकी गणना ही नहीं की जाती है। फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटी का जो है आपका स्टडी किया जाता है जिसकी यूनिट हो, जिसको मापा जा सके, मापा जा सके। इनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक मतलब ये होता है क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। जैसे 10 किलो आटा दे दो मुझे, किलो में मैंने मेजर कर लिया इसको, है ना, 15 सेकेंड, 15 मीटर, 15 फीट, इतने एम्पियर, इतने कूलॉम, ये सारे क्या कर दे, इनकी यूनिट है। अब कह दूं गुस्सा, मुझे 2 किलो गुस्सा आता है, ये क्या एक मीनिंगलेस बात है। यानी इमोशंस इनको मेजर नहीं कर सकते आप, इनके लिए कोई आपके पास वो नहीं है इंस्ट्रूमेंट जिनको आप इमोशंस को मेजर कर सको। तो इमोशंस की कोई जगह नहीं है। कहने का मतलब वह चीज जिसको मापा नहीं जा सके, फिजिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए फिजिक्स में जिस भी क्वांटिटी की बात करेंगे उसकी यूनिट जरूर आएगी। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की यूनिट होती है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस में सबसे पहले आते हैं SI यूनिट, और SI यूनिट होती है मीटर। यानी डिस्टेंस को SI के अंदर, SI मतलब एक ऐसी
आप ये मान लीजिए कि एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है ना, जो सब जगह मान्य है, उसको बोला जाता है ऐसा ही सिस्टम जिसमें डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं मापते, जिसमें मापा जाता है मीटर के अंदर। ऐसा ही यूनिट जो है वो मीटर है। और एक होती है एमकेएस यूनिट, ये लिख देना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी मीटर है। इन सबको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम मत लिख देना, स्मॉल तो स्मॉल, फिजिक्स के अंदर स्मॉल और कैपिटल का भी पंगा है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आपने एम लिख दिया, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक होती है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, जैसे आपकी स्केल वगैरह होती है ना, उस पर सेंटीमीटर में होता है। और बहुत सारी यूनिट्स होती है, लेकिन आप यही, और नॉर्मली जो है एक और यूनिट जिसके बारे में लिख दो वो होती है किलोमीटर। किलोमीटर बेसिकली है कुछ नहीं है, वो है मीटर ही। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, यानी 10⁻³ मीटर। 10 की घात 3 यानी 10 के पीछे 3 जीरो। तो और आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। किलो बस ये है, बाकी है वो मीटर ही। किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, यानी 10 की घात 3 मीटर, यानी 1000 मीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है डिस्टेंस की एसआई यूनिट, तो आप लिखोगे मीटर, और सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो आप लिखोगे सेंटीमीटर। तो इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीन को पोज करके आराम से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहा हूं, तो इनको आप सॉल्व करें आराम से। ए से बी गया है 3 मीटर, फिर बी से सी गया है 4 मीटर। आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, और आपको रास्ता ये दिया है, जिस रास्ते से दिया है उसी रास्ते की डिस्टेंस बतानी। तो आप क्या लिखोगे कि भाई यहां से गया वो चला कितना है, तो 3 तो इधर चला है और 4 फिर चला है, 3 + 4, तो आप लिखोगे 7 मीटर। क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर एक आदमी है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, और वो यहां से रवाना हुआ है और घूम के यहीं आ गया है। यहां से रवाना हुआ है और घूम के यहीं आ गया है, और इसकी रेडियस है r। तो आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है इस आदमी ने। तो आपको पता है कि एक चक्कर में जो डिस्टेंस होती है उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होती है, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। यानी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है इसने 2πr, क्योंकि घूम के ये यहीं आ गया है, यानी पूरा एक चक्कर कर लिया, और एक चक्कर यानी एक पेरी पेरी या एक सरकमफेरेंस के इक्वल, वो कितनी हो गई 2πr हो गई। तो इस तरह से आप डिस्टेंस को मेजर करते हो। यही ऐसे कहता कि एक आदमी है जो यहां से रवाना हुआ है और यहां आ गया है, मतलब ए से रवाना हुआ है और बी तक आ गया है इस रास्ते से, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी ये वाली ए से बी। तो टोटल कितनी होती है पूरे चक्कर में होती है 2πr, तो ये तो चक्कर है आधा, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr। ये तो पूरे में होती है, ये तो आधा है, यानी /2, यानी πr हो जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी वो चला है वो सारी डिस्टेंस आप लिख दोगे, तो आप उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को आराम से मेजर कर पाओगे। चलिए सर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और कुछ और आपको बताते हैं। ये जैसे गाड़ी चल रही है, ट्रेन, वो तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है लेट अस से ए, तो इसके लिए, और यहाँ पे ट्रेन में बैठा है बी, तो यहाँ पे देख लीजिए बी के लिए जो है ए, क्योंकि ट्रेन अगर इधर जा रही है तो इसके लिए ये इधर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन ट्रेन के अंदर ही कोई सी बैठा है, तो सी और बी कहीं नहीं जाएंगे, वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट पे रहेंगे। यहाँ पे कोई डी खड़ा है, तो डी और ए आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट रहेंगे, लेकिन डी और ए के लिए ये दोनों चलते हुए दिखेंगे। तो सारी बातें हैं। चलिए साहब ये थोड़ा आपस को रिवाइज करवा दिया, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्टेंस समझ में आया है
तो ही डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अगर आपको डिस्टेंस समझ आया है तो ही डिस्प्लेसमेंट समझ में आएगा, तो डिस्टेंस को अच्छे से समझ लें आप लोग। वन सेकेंड, ओके। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखो तो बात क्लियर हो। When a body moves from one position to another position, the shortest distance, straight distance, measured between initial and final point of the moving body in a particular direction is called displacement. It is a vector quantity. Okay, इसके बारे में बात करेंगे कि वेक्टर स्केलर क्या होता है, ये भी आगे आएगा तब बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई बॉडी ए से बी तक जा रही है, वो चाहे कितने ही रास्तों से जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो सबसे कम दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। अब ध्यान दीजिए, प्रीवियस एग्जांपल और इस एग्जांपल में फर्क क्या है कि मैंने यहां पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और यहां पर मैंने 3 दोस्तों को भेजा है। पहला है एक्स, वो गया है ऐसे 5 मीटर इधर गया, फिर 10 मीटर इधर गया, ये है एक्स। वाई को भेजा, वाई 5 मीटर इधर गया, मतलब 4 मीटर इधर गया, और फिर मान लीजिए कि यहां से 12 मीटर चला गया, ऐसे कुछ। और एक था जेड, जेड को भेजा तो सीधा गया, वो कहीं नहीं रुका, वो सीधा बिल्कुल गया है, मान लीजिए कि वो 11 मीटर गया। अब एक्स से पूछा कि डिस्टेंस कितनी है, वो कहेगा 15। ए से वाई से पूछा, वो कहेगा 16, और जेड से पूछा है, वो कहेगा 11। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यही होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एक्स वाई और जेड से अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो तीनों को सबसे शॉर्ट क्या है वही बताना पड़ेगा। तो तीनों ही क्या बताएंगे, एक्स से पूछोगे, एक्स कहेगा भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, तो डिस्प्लेसमेंट 11 है। यानी इससे पूछोगे, ये भी कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट तो 11, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की सबसे मिनिमम दूरी, यानी सीधी दूरी ये। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम जो दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, और वो सबके लिए समान होगी, चाहे आदमी किधर भी घूम के जाओ, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी, क्या सबसे कम दूरी, वो तो चेंज नहीं होगी। यानी डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस की आप कैसे चल के गए हो, डिस्प्लेसमेंट फिक्स है कि वो फाइनल और अंतिम के बीच की सीधी क्या है दूरी, वो डिस्प्लेसमेंट है। 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। लेट्स से पहला एग्जाम्पल सॉरी, यहां से ये ऐसे है, ये ए है, ये बी है, और लेट्स से ये सी है। अब यहां से ये चला है 3 मीटर और ये 4 मीटर, और रास्ता है इसका ये वाला। अब इससे पूछा कि डिस्टेंस बता, ये कहेगा डिस्टेंस है 3 + 4 7 मीटर। पूछा भाई डिस्प्लेसमेंट तो बता, तो डिस्प्लेसमेंट इसके माइंड में एक चीज सेट है कि डिस्प्लेसमेंट होती है सबसे कम कितनी दूरी है, तो सबसे कम तो ये है कि भाई मैं घूम के क्यों जाऊं, मैं सीधा ही चला जाऊं, यानी डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनस होता है AC निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 9, और ये आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि इससे आएगा 25, और 25 का अंडर रूट होता है 5, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 5 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है पर डिस्टेंस 7 मीटर है यहाँ पर। तो ध्यान देना, डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। यानी एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट।
यानी या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगी या बराबर होगी, कभी भी कम तो हो ही नहीं सकती। तो ये बात हमने पता की है। दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि मोशन इस तरह का हो रहा है, मोशन जो है वो इस तरह का हो रहा है। एक आदमी ए से बी गया है और रेडियस आर है। तो मैंने पिछली बार बताया था डिस्टेंस कितनी थी, तो डिस्टेंस थी पाई इंटू आर, क्योंकि पूरे के लिए 2 पाई आर होती है, आधे के लिए पाई आर। अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल के बीच की सीधी दूरी, यानी आदमी घूम के क्यों जाएगा, ऐसे जाएगा ना, सीधी डिस्टेंस तो ये है। ये रेडियस आर है तो इधर भी आर है, यानी टोटल ये तो डायमीटर के इक्वल हो गया, और डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू आर, ये आर और ये वाला आर। तो डिस्प्लेसमेंट 2r होगा लेकिन डिस्टेंस पाई आर होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं और एनसीईआरटी के, तब और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस और टोटल ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो क्या होती है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल में एक ऑडोमीटर लगा होता है, वो क्या मेजर करता है, तो ऑडोमीटर मेजर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है वो ये बताता है। एक मीटर लगा होता है, मतलब डिवाइस लगी होती है, वो बताती है कि गाड़ी कितना चल के आई है। आप देखते हैं ना कि गाड़ी इतना चली हुई है, इतना चली हुई है, इतनी चली हुई है, वो कौन मेजर करता है, वो ऑडोमीटर मेजर करता है। तो 1 नंबर में पूछा जाता है कि कई बार ये पूछा जाता है कि गाड़ियों में डिस्टेंस कौन मेजर करता है, तो ऑडोमीटर। कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है कि ऑडोमीटर क्या करता है, तो गाड़ियों में डिस्टेंस मेजर करता है, पापा ही डैडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म से क्या पता चल रहा है कि एक जैसी मोशन। कैसी, एक जैसी। एक जैसी का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अ बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन if it travel an equal distance in equal time interval, no matter how small this time interval may be, the movement of earth around the sun। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, यानी ऐसा कह सकते हैं कि एक बॉडी ए रवाना हुई, वो 10 मिनट में 10 मीटर चली, 20 मिनट में 20 मीटर चली, यानी यहां पर तो ये 10 मीटर चली, ये 20 मिनट में 20, यानी यहां पर भी 10 ही चली है, 10 ये और 10 ये। तो यहाँ पर मैं 10-10 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। फिर यहाँ पे जब 30 आया तो फिर वो 10 मीटर चल गई। तो आगे आपसे पूछे कि वो 40 में कितना चलेगी, तो आप लिख सकते हो 10, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो हर 10 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जैसे कोई गाड़ी हाईवे पे आपने एक स्पीड फिक्स कर दी है, चल रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा कि पहले 10 मिनट में तो धीरे धीरे सिटी में थे तो आप ज्यादा नहीं चल पाए। मान लो कि 1 किलोमीटर चले पहले 10 मिनट में, फिर हाईवे आ गया, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो अगले 10 मिनट के अंदर आप 3 किलोमीटर चल गए। अगले फिर आपने जो है रोड खराब आ गई, फिर 2 किलोमीटर ही चल पाए। यानी टाइम तो आप 10 मिनट ही है, पर अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो नॉन यूनिफॉर्म और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ और इसके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। सो थैंक यू वेरी मच।